आतंक नागराज। जब नागराज से टकराए खुद नागराज तो चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज फैल सकती है, आतंक। अब हम क्या करें ध्रुव? नागराज नागराज से टकरा रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते धनंजय। महानगर स्थित वेदाचार्य भविष्य धाम में कुकू छुक छुक छुक। आह, थक गए राज भैया, बोर भी हो गए हैं, तो फिर बैठकर कहानी सुनाओ। और बोर मत करो राज भैया, ये सुस्त खेल खेलने से हमको भी सुस्ती आ रही है। कुछ फास्ट खेलो ना। राज भैया सूट खेलकर भरा फास्ट कैसे खेलेंगे? नागराज को बुलाओ। सुपर आइडिया। नागराज, ये क्या हो रहा है? तुम सब क्यों चिल्ला रहे हो? सॉरी दीदी, लेकिन यह तो पढ़ाई का वक्त है ना, खेल क्यों हो रहा है? उधर देखो ना भारती दीदी, यहाँ पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राज भैया बोरिंग करवा रहे हैं, और पथरीली जमीन में छेद करने के लिए जो ड्रिलिंग मशीन आई है वह इतना शोर कर रही है कि हम पढ़ ही नहीं सकते। ओह, लेकिन मुझे किस लिए बुलाया है बच्चों? यहाँ पर किसको खतरा है? नागराज, हमने तो तुमको अपने साथ खेलने के लिए बुलाया है नागराज। खेलने के लिए? यह तो तुमने बहुत गलत काम किया है बच्चों। यह सच है कि बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ और उनको खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन यह भी सच है कि मैं एक क्राइम फाइटर हूँ। अपराध का विनाश करके एक स्वच्छ समाज की स्थापना करना ही मेरा लक्ष्य है। तुमने मुझे अपना समय बिताने के लिए बुलाया है। हो सकता है कि इस वक्त मैं किसी अपराधी से लड़ रहा होता, या किसी इंसान को मौत के मुंह से बचा रहा होता, या फिर कोई और जरूरी काम कर रहा होता। हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो नागराज। अब हम तुमको ज़रूरत पड़ने पर ही बुलाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस नागराज। तो फिर मुंह लटकाए क्यों खड़े हो, चलो खेलते हैं। या पर हम खेलेंगे क्या? गेम्स रूम की चाबी तो राज भैया ले गए। और फिर वाह, नागराज तो हम सबकी शॉट एक साथ रोक ले रहा है। कम से कम सर बॉल को तो गोल में जाने दो नागराज। इस वक्त बच्चों के साथ बच्चा बने हुए नागराज को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये वही जहरीला फौलाद है जिसे देखकर ही अपराधियों और आतंकवादियों के होश उड़ जाते हैं। सिर्फ नागराज को ही देखता रहेगा पांड्या, या फिर पानी भी निकालेगा? ये 2 in 1 ड्रिलिंग मशीन जरा भी आराम नहीं करने देती। फटाफट ड्रिल कर देती है और फिर गंदा पानी बाहर निकालने लगती है। ये नहीं सोचता कि 2 दिनों का काम एक ही दिन में हो जाता है। हर वक्त गलती ही। अरे, पानी आना बंद हो गया, कुछ गंदगी फंस गई होगी। सक्शन प्रेशर मशीन का प्रेशर बढ़ाओ। बढ़ा रहा हूँ साद, लेकिन फंसने वाली चीज़ बहुत मोटी है, टाइम लगेगा। ये क्या फंसा हुआ है पाइप में? नागराज, ये कौन सी दुनिया है? नागराज, ये बोरिंग का पाइप फाड़कर बाहर निकला है। पानी के साथ साथ एक अंडरग्राउंड मुसीबत भी ऊपर आ गई है बच्चों। यही रहना मैं अभी आया। इसको छोड़ दे भाई, दुनिया का दर्शन तुमको मैं कराता हूँ। तूने तूने एक मामूली इंसान होकर हंकारा पर वार करने की हिम्मत की। हंकारा तुझे इसकी सजा देगा, जरूर देगा। ओह, किरण वार कर रहा है। कर ले। ऐसे वार तो नागराज रोज ही झेलता है। अरे, अरे, मेरा एक सर बगैर मेरे आदेश के मेरे शरीर से निकलकर यह वार झेल रहा है। पर क्यों? मेरे आदेश पर नागराज, और तुम्हारे क्यों का जवाब तुम्हारे सामने है। अभी यह हालत तुम्हारी हो जाने वाली थी। यह जादुई वार था। ओह, धन्यवाद सौडांगी। अभी मैं अति आत्मविश्वास के चक्कर में मारा जाता। ब्राम! मारा तो जाएगा ही नागराज। तू अपनी मौत को सिर्फ थोड़ी देर के लिए टाल सकता है, हमेशा के लिए नहीं। मेरा जादुई वार तुझे विखंडित कर देगा, हवा में घुल जाएगा तू। हुईम छिक छू। देखा, घुल गया ना, मर गया नीच मानव। तुम्हारी जुबान बहुत गंदी है, इसीलिए तुम्हारी भाषा भी खराब है। मैं अभी इसको बाहर खींचकर साफ कर देता हूँ। आह! अरे, अरे, तू वापस कैसे बच गया? वापस कैसे आ गया? यह तो असंभव है। तेरा वार लगने से पहले मैं खुद ही कणों में बदल गया था हंकारा। टक! अब तू मंत्र बोलकर जादुई हमला नहीं कर सकता। मेरी जीभ, ई! मेरी जीभ खींच ली इसने। अब मैं जादुई वार करने के लिए मंत्र नहीं बोल सकता। लेकिन हंकारा सिर्फ जीव का मोहताज नहीं है, मेरे पास और भी शक्तियां हैं। जादुई सिंह है मेरे पास। मैं तेरे मस्तिष्क में सूक्ष्म सब सर भेजकर यह जान लूंगा कि तू है कौन और तेरा मकसद क्या है। नागराज को सर्प छोड़ने पाने का मौका ही मिला ही नहीं। आह, ये क्या? इसकी सींग धरते ही जमीन में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही है। लेकिन ये ऊर्जा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही।
तो फिर इस ऊर्जा का मतलब क्या है? ओह! धड़ाक! नागराज की नजरें उठी और उसका दिल दहल गया। आह! यह क्या मैं देख पा रहा हूं, यह पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं। वेदाचार्य भविष्य धाम की इमारत जिंदा हो उठी है और मुझ पर हमला कर रही है। यह तो जादू है। लेकिन तू सफल नहीं होगा हंकारा। नागराज तेरे जादू को तोड़ देगा, तेरे जादू से बनी हर चीज को तोड़कर। नहीं कर पाएगा नागराज, क्योंकि अब तो मेरी जीभ फिर से उगाई है। तू तो भवन जीव के वारों को अपने तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। एक बार भवन जीव तुझको निगल जाए तो तू मेरा जादू तोड़कर कभी बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन भवन जीव तुझे निगलेगा कैसे? हाँ, एक रास्ता है। अरे अरे, ये भवन जीव मुझे छोड़कर बच्चों की तरफ लपक रहा है, उनको अपने अंदर खींच रहा है। हाँ नागराज, अब तो खुद जाएगा भवन जीव के मुख के अंदर, क्योंकि मैं देख चुका हूं कि बच्चों से कितना प्यार है तुझे। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ये तो सिर्फ भवन जीव का मुंह है। मासूम बच्चों को बचाने के लिए तो मैं मौत के मुंह में भी कूद सकता हूँ। घुस गया नीच मानव भवन जीव के अंदर। अब यह बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। अब मुझे यह यंत्र ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। यह भूमिगत जल को निकाल देगा और रक्त शिरोमणि विभस्तु आजाद हो जाएंगे। भाग्य हमारे साथ है, मानवों के साथ नहीं। चल मेरे साथ। नागराज भवन जीव के अंदर मौत से जूझ रहा था। नागराज, घबराओ मत बच्चों, मैं आ रहा हूं। सरिये मुझे जकड़ रहे हैं। मैं अभी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके आजाद हो जाता हूं। अरे, मेरी इच्छाधारी कण इस जादुई शिकंजे के पार नहीं जा पा रहे हैं और 3 पलों बाद मुझे सामान्य रूप में आना ही पड़ेगा। ये टुकड़े तो मेरी हड्डियां तोड़ डालेंगे। उधर बच्चों की कैद का दरवाजा भी बंद हो रहा है। शारीरिक शक्ति के प्रयोग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये सरिये मुझसे लिपटे तो रह सकते हैं, लेकिन मैं इनको दीवारों से अलग कर दूंगा। अब सबसे पहले बच्चों को इस कमरे से निकालना होगा। इस दीवार पर तो मेरे वार का असर ही नहीं हो रहा। ध्वंसक सर भी बेअसर हैं। अब क्या करूं? नागराज, हमको बचाओ। कमरा छोटा होता जा रहा है। दीवारें हमको पीसने के लिए हमारे पास आती जा रही हैं। यहाँ पर भी यही हो रहा है बच्चों। पर घबराना मत, मैं तुमको एक खरोंच तक नहीं लगने दूंगा। धड़ाक! क्या करूं? ये दीवार तो हिल ही नहीं रही है। जादू को जादू ही काट सकता है। इस जादुई दीवार को तोड़ेंगी जादुई सलाखें। था। नागराज, घबराओ मत बच्चों, मैं आ गया हूं। मैं अभी तुम लोगों से यहाँ से बाहर आ। जब जमीन हिल रही है नागराज, भवन जीव हिल रहा है बच्चों, पर डरो मत। मुझ पर कसे सरियों के शिकंजे खुल गए हैं। यानी भवन जीव मुझे जहां पर लाना चाहता था वहां पर ले आया, पर कहाँ? बिल्डिंग हिलती जा रही है और पानी के टूटे पाइपों से पानी भी निकल कर यहाँ भर रहा है। शायद भवन जीव हमको डुबाकर मारना चाहता है। लेकिन नागराज, मेरे शरीर में जलन हो रही है। मेरे भी। समझा, हम भवन जीव के पेट में हैं। ये भोजन पचाने वाले रसायन है, पानी नहीं। और हमको हिलाया इसलिए जा रहा है ताकि हमको ये रसायन जल्दी घोल सके। ओह, चाहे खुद मर जाऊं, लेकिन बच्चों को तो बचाना ही होगा। पर कैसे? राजनगर भी इस मुसीबत का एक हिस्सा बनने वाला था। ध्रुव सर, वो दोनों गुंडे ज्वेलरी शॉप से करोड़ों का माल लूटकर और एक गार्ड को घायल करके फरार हो रहे हैं। मुझे सूचना 2 मिनट पहले मिल गई थी। इस ट्रैफिक में इनका भाग पाना असंभव है। चिंता मत करो, ये जल्द ही पकड़े जाएंगे। ध्रुव पीछे लग गया है। छिछड़े, लगने दे। हमारा प्लान फुल प्रूफ है, हमको कोई नहीं पकड़ सकता। वो पुल पे आ गए हैं सर। गुड। पीछे ध्रुव है और आगे हम। अब तो समझो कि ये पकड़े गए। लेकिन धड़ाक! अब समझा हमारा प्लान। अब हम जहां चाहेंगे वहां पर बाहर निकलेंगे। पानी में हमको पकड़ेगा कौन? छपा! ध्रुव! ध्रुव, वो हमको इतनी जल्दी कैसे पकड़ेगा? वह तो इतनी जल्दी मास्क और सिलेंडर भी ला ही नहीं सकता। और जब तक वह डुबकी मारने का सामान लाएगा, ध्रुव पानी में सांस ले सकता है। छिछड़े, क्या तूने पहले क्यों नहीं बताया? तूने पूछा ही नहीं। लेकिन कैसे? कोई इंसान पानी में सांस कैसे ले सकता है? वो मछली है क्या? मछली पकड़ने वाला है। सुना है कि किसी जादूगर ने उसके गले में कोई यंत्र फिट कर दिया है और वह यंत्र पानी को भी ऑक्सीजन में बदल देता है। इस संबंध में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें ग्रैंड मास्टर रोबो। सत्यानाश! और गहरी डुबकी मारते हैं। ध्रुव लुटेरे के पीछे पड़ा था। ये नदी काफ़ी लंबी और गहरी है। कई जगहों पर तो हजारों मीटर की गहराई है। इतनी लंबी और गहरी नदी में उनको कहाँ ढूंढूं? एक तरीका है।
वे पानी में बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के नहीं रह सकते। और जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर होगा वहाँ बुलबुले भी होंगे, जो सतह पर तो आएंगे ही। सारी चिड़ियों को सतह पर बुलबुले ढूंढने के काम में लगा देता हूँ जल्द ही। आहा, ये रहे बुलबुले। वे अपराधी ठीक इसी जगह के नीचे हैं। जल्द ही। छिछड़े, ये तो हमारे पीछे आ गया। मर गए। किस बुरी घड़ी में मैंने लूट के माल का बैग तेरे पास छोड़ दिया था। खैर, अब जान तो बचाऊं। ये तो अब अपने आप सतह पर जाकर ही रुकेगा, जहाँ पुलिस इसका इंतजार कर रही है। लेकिन ये छिछड़े तो और गहराई में उतरता जा रहा है। छिछड़े को जान बचाने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। ये यह क्या है? यहाँ का पानी कुछ अजीब सा लग रहा है। पूरे शरीर में झटके से लग रहे हैं। नसें नसें जैसे खिंचती जा रही है। मैं बदल रहा हूँ। शैतान बन रहा हूँ मैं। शैतान। और मैं जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। अब मुझे संसार में उत्पात मचाना है, आतंक फैलाना है दुनिया में। यह क्या हो गया? इसका रूप बदलकर इतना भयंकर कैसे हो गया? और ये आतंक फैलाना क्यों चाहता है? कुछ भी हो, मुझे इसको पानी के अंदर ही रोकना होगा। मैं इसको राजनगर में तबाही नहीं फैलाने दूंगा। लेकिन कैसे? इतने शक्तिशाली प्राणी को तो मैं रोकूं ही तो कैसे? ये तो मुझे खींचता ले जा रहा है। इसको रोकने के लिए कोई भारी चीज चाहिए, लंगर जैसी चीज। हाँ, मिल गई ऐसी चीज। ये डूबी हुई कार। छिछड़े का ऊपर बढ़ना एकाएक रुक गया। हा! छिछड़े का दम घुट रहा है। हवा चाहिए, सांस चाहिए छिछड़े को। ये डोरी तो काफी मजबूत है और लिपटी भी कस कर। बूम! इस बोझ को हटाना होगा, हटाना होगा। उफ, ये तो आग छोड़ता है। अब इसको कैसे रोकूं? ध्रुव सोचता ही रह गया और छिछड़ा सतह पर पहुंचकर अपने फेफड़े को हवा से भरने लगा। ये कौन है? खतरनाक लगता है। सूठी तर 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 तर। ओह हाँ, आग फेंकने वाले पर आग छोड़ रहे हो? मैं नहीं लेता, वापस ले लो। हा 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 हा। छिछड़े पर आग असर नहीं करती। छिछड़ा ठंड से मर सकता है, कड़कती खून जमा देने वाली ठंड से, जो यहाँ पर है ही नहीं। तूने अपनी कमजोरी खुद ही बचा दी है छिछड़े। अब तू नहीं बचेगा। करीम, सुपर कूल लिक्विड का इंतजाम करो और उसको लेकर जल्द से जल्द गांधी पुल पर पहुंचो। ओह, इस पुल पर से तो क्या अब कोई घर से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। छिछड़ा ढाएगा कहर और बचाने की गुहार लगाएगा यह शहर। तब छिछड़ा उनको बचाएगा बचने की जगह। आह! आग के गोले पानी को खौलाकर जादुई भाप में बदल रहे हैं, जो पूरे राजनगर में फैल रही है। मैं झुलस रहा हूँ। सतह का पानी भी खौल रहा है। पानी में और नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन राजनगर को इस उबला देने वाली भाप से कैसे बचाऊं? अब तो इस राक्षस को ठंडा कर सकने वाली कोई भी चीज़ न मंगवाई जा सकती है और नहीं लाई जा सकती है। नागराज को भी कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। तुम लोग इस सर्फ खोल से बाहर मत निकलना बच्चों। ये सर्फ खोल खुद गलकर भी तुमको इन रसायनों से बचाएगा और इसके गलने पर मैं दूसरा खोल तैयार कर दूंगा। बच्चों की तरफ से अब मैं कुछ देर के लिए निश्चित हूँ। अब इस भवन जीव का कोई हल निकालना पड़ेगा। ये भवन जीव इस समय जीवित प्राणी की तरह व्यवहार कर रहा है और हर जीवित प्राणी को मेरा विष गला देता है। देखूं कि इस विष सर्प विष का इस जीवित इमारत पर क्या असर होता है। नागराज के सर्पों के अंदर भी नागराज जैसा ही विष मौजूद है। नालियों द्वारा नागराज का विष पूरे भवन में फैला और पूरे भवन की दीवारें ऐसे कड़कड़ा उठी, कड़क, मानो भवन जीव चीख उठा हो। हाँ, मेरे विष का कुछ असर तो हुआ है। रसायनों की फुहार निकलनी बंद हो गई है और दीवारें भी टूटने लगी हैं। ओह, हम पे ईंटें गिर रही है। उफ, ये क्या कर दिया मैंने? भवन जीव का शरीर यानी यह इमारत भी गल रही है। अब इसी में हमारी कब्र बन जाएगी। उफ, अगर यह भवन जीवित ना होता तो शायद ये गलता भी नहीं। अब क्या करूं? ओह, इस इमारत को फिर से पहले जैसा मृत किया जा सकता है। इसमें जीवन उस सींग के कारण दौड़ रहा है जिसे हंकारा ने जमीन में धंसाया था। उसको बाहर निकालने से ही इमारत फिर से आम इमारतों की तरह जड़ हो जाएगी। लेकिन उसको निकालने के लिए मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ? मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैं शहर भर में फैले अपने जासूस सर्पों को संकेत भेजता हूँ। वे उस सींग को जमीन से बाहर खींच निकालेंगे और वेदाचार्य भविष्य धाम की बिल्डिंग फिर से सामान्य हो जाएगी। चलो, थोड़ी टूट फूट के बावजूद भी इमारत सही सलामत है।
बस बच्चों, खतरा टल गया है। अब हम सुरक्षित हैं। क्या भूकंप आया था नागराज? भारती, मुझे ज़्यादा तो इन बच्चों को पता है, तुम इनसे ही पूछ लेना। फिलहाल मुझे उस शैतान से निपटना भी बाकी है जिसने इस मुसीबत को पैदा किया था। हंकारा गायब है और साथ ही वह ड्रिलिंग मशीन भी। लेकिन जमीन पर मशीन के निशान साफ नजर आ रहे हैं। निशानों का पीछा करना होगा। राजनगर वासियों पर बड़ी मुसीबत टूट पड़ी थी। उफ, ये भाप कहाँ से आ रही है? सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। सारा शरीर झुलस रहा है। ध्रुव भी असहाय था। उफ, पानी तो और गर्म होता जा रहा है। पानी में और शायद नीचे गया तो शायद मेरा हाल भी चिछड़े जैसा हो जाएगा। अब मैं न तो नीचे जा सकता हूँ और न ही ऊपर, और न यहाँ पे रुक सकता हूँ। उफ, यह क्या? शायद ये चिछड़े को काबू में कर सके। चिछड़ा राजनगर पर कहर बरसा रहा था। अब तक ये मानव त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे होंगे। अब मैं नगर में जाकर उनको बताऊंगा वह स्थान जहां पर जाकर उनकी जान बच सकती है। पहले अपनी जान बचाने की छोड़ सोच छिछड़े। ध्रुव, तू अभी तक उबला नहीं, कमाल है। ले, मैं तुझको अभी उबाल देता हूँ। तेरी खाल तेरे शरीर से वैसे ही अलग हो जाएगी जैसे उबले आलू पर से उसका छिलका। गर्मी तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई है, उसको ठंडा करना पड़ेगा इस सिलेंडर में भरी हाई प्रेशर लिक्विड ऑक्सीजन द्वारा, जो कि अत्यधिक ठंडी होती है। आह, दिमाग शून्य हो रहा है। भाप बननी भी बंद हो रही है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। चारों तरफ फैली गर्मी इस ठंड को जल्द ही दूर कर देगी। उससे पहले मैं तेरे होश को तुझसे दूर कर दूंगा। लेकिन इतने नहीं कि एक राक्षस को बेहोश कर सके। ध्रुव के वार शक्तिशाली थे। आह, अब तू नहीं बचेगा। तुझे फाड़ डालूंगा मैं। अरे ये क्या हो रहा है? पानी में भंवर कैसे पैदा हो रहा है? ये यह मुझे नीचे खींच रहा है। मेरे नीचे भी भंवर बन रहा है। यह प्रकृति नहीं लगता। किसका काम हो सकता है ये? किसका? अगर कुछ ही पलों में भंवर ध्रुव और छिछड़े दोनों को निगल गए और सतह भी धीरे धीरे शांत हो गई। नागराज ड्रिलिंग मशीन के निशानों का पीछा करते करते महानगर से दूर आ गया था। यह तो मैं नेशनल फॉरेस्ट में आ गया हूँ, महानगर और राजनगर के बीच में फैला हुआ जंगल। लेकिन हंकारा ड्रिलिंग मशीन को यहाँ क्यों लाया है? वह रहा हंकारा ड्रिलिंग मशीन के साथ। ये यहाँ की जमीन से पानी क्यों निकाल रहा है? कुछ चक्कर है। इसको रोकना होगा तुरंत। नागराज, तू भवन जीव से बचकर वापस कैसे आ गया? अभी बताता हूँ। पहले पाइप में सर्प सेना को फंसाकर पानी का बाहर निकलना तो रोक लूँ। मशीन टूटने के बावजूद भी पानी को निकालती जा रही है। इसमें तेरा जरूर ऐसा कुछ भला होना है जो नहीं होना चाहिए। पानी का निकलना रुक गया, सिर्फ तेरी जान का निकलना बाकी है। आह! तो विश्व उपकार से मेरी जान जरूर ले सकता है नागराज, लेकिन तुझे इसका मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने अपनी कब्र अपने ही आप खोद ली है, अपने सर्पों का इस जल से स्पर्श करा के। इस जल ने जादू को अपने अंदर घोला हुआ है, और अब वही जादू तेरे सर्पों के अंदर घुल गया है, और तेरे सर्पों के अंदर राक्षसी शक्तियां घुस चुकी हैं। अब निपट ले अपनी मौत से। मैं तब तक भूमिगत जल को बाहर निकालता हूँ। ओह, जादुई जल ने तो एक खुखार प्राणी को पैदा कर दिया। मेरे ही सर्प अब अपनी फुंकार मुझ पर छोड़ रहे हैं। जादुई फुंकार से मुझ पर बेहोशी छा रही है। इस फुंकार को अपनी जहरीली फुंकार से काटना होगा। नागराज की फुंकार का जादुई फुंकार से मिलन होते ही आह! विस्फोट! मेरी फुंकार के साथ मिलते ही ये दोनों फुंकारें फट पड़ी। अगर मैंने एक पल पहले फुंकार छोड़ना शुरू रोक ना दिया होता तो मेरा सर भी उड़ जाता। इसकी फुंकार रोकने का एकमात्र रास्ता मेरी फुंकार है, और उसका प्रयोग करने से मेरी अपनी जान भी जा सकती है। इसकी फुंकार को रोकना होगा, लेकिन इसको रोकूं कैसे? एक रास्ता है। नागराज की आंखें चमक उठीं। सम्मोहन हवा में तैरने लगा, और फुंकार छोड़ने वाले दोनों सर्पों को एक दूसरे की सूरत में नागराज नजर आने लगा। दोनों एक दूसरे पर ही फुंकार उगलने लगे, और उसी पल उसमें नागराज की फुंकार भी शामिल हो गई। दोनों सर्पों को अपनी फुंकार से अलग होने का मौका ही नहीं मिला, और उस धमाके ने उनके चिथड़े उड़ा दिए। बूम! आश्चर्य की बात है, मेरी या मेरे सर्पों की फुंकार में तो कोई विस्फोटक क्षमता नहीं है। फिर इनकी फुंकार विस्फोटक क्यों थी? शायद ये जादू का असर था। नहीं नागराज, वे उस वक्त मेरे शरीर का अंग थे, और मैं ध्वंसक सर्प का जादुई रूप हूँ। इसीलिए उनकी फुंकार में भी मेरे गुण समा गए थे। तो उनसे तो बच गया, लेकिन मुझसे नहीं बच सकता। उफ!
ये मुझको उलझा कर हुए हैं और हंकारा भूमिगत जल को निकालता जा रहा है। न जाने कौन सी मुसीबत आने वाली है। उधर ध्रुव का शरीर भंवर के अंदर खिंचता ही चला जा रहा था। ओह, ये भंवर तो पानी के अंदर ही काफी दूर तक बनी हुई है। पानी खारा हो गया है और शार्क जैसी मछलियां भी नजर आ रही हैं। मतलब साफ है, भंवर मुझे खींचती हुई समुद्र तक तल तक ले आई है। ये इलाका तो मेरा देखा हुआ है। मैं समझ गया कि ये भंवर किसने बनाई है। यह स्वर्णनगर वासियों का काम है। उन्होंने इस भंवर के द्वारा छिछड़े को खींचा है और मुझे भी बुला भेजा है। लेकिन उनको मुझसे क्या काम हो सकता है? और फिर तुमको बुलाने का कारण यही है ध्रुव। हमने राजनगर पर भाव के बादल देखे थे। उनमें एक खास जादुई ऊर्जा थी। उस जादुई ऊर्जा का कारण जानने के प्रयास में हमने तुमको और इस राक्षस को देखा। हम यह जानना चाहते हैं कि यह तुमको कहाँ से मिला। यह तो एक मनुष्य है जो पानी में गोता लगाते लगाते राक्षस बन गया। कैसे बना यह मुझे नहीं मालूम। ओह, यानी तुमको सही स्थान का पता नहीं है। सही स्थान? मुझे सारी बातें साफ साफ बताओ। ठीक है तो सुनो। यह देव जाति और रक्ष जाति की युगों पुरानी युद्ध गाथा का एक हिस्सा है ध्रुव। बात लगभग 3,500 साल पुरानी है। जहाँ पर आज राजनगर और महानगर बसे हुए हैं, वहीं कहीं पर एक विशाल, शक्तिशाली और समृद्ध राज्य सिरोधपुर हुआ करता था। उस समय देवों का प्रभाव लगभग पूरी पृथ्वी पर फैल चुका था। पाप के रक्षक रक्ष जाति वालों यानी राक्षसों का लगभग विनाश हो चुका था। उनको अपनी संख्या और प्रभाव बढ़ाने की सख्त जरूरत थी और राक्षसों के नायक विभस्तु ने इस काम के लिए सिरोधपुर को ही चुना। उसने सिरोधपुर के पास में ही गुप्त रूप से एक भूमिगत नगर का निर्माण किया। यह एक मायावी नगर था जिसमें प्रवेश करने वाला हर देव या इंसान राक्षस बन जाता था। समस्या एक ही थी कि सिरोधपुर की जनता को उस भूमिगत नगर में आने के लिए मजबूर कैसे किया जाए। इसका रास्ता भी विभस्तु ने निकाल ही लिया। उसने राक्षसी शक्तियों के द्वारा सिरोधपुर में कहर फैला दिया और विभस्तु का खास आदमी हंकारा वेश बदलकर मुसीबत में फंसे कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का लालच देकर उनको भूमिगत नगरी में ले आया। उस पाताल नगरी में पैर रखते ही वे सभी राक्षसी शक्तियों से युक्त हो गए और यह सिलसिला चलता रहा। सिरोधपुर के वासी ही राक्षस बनकर सिरोधपुर में तबाही मचाते रहे और उनसे बचाने का झांसा देकर हंकारा सिरोधपुर वासियों को पाताल नगरी में लाकर राक्षस बनाता रहा। हमको जब तक इस बात का पता चला तब तक पूरा सिरोधपुर राक्षस जाति में बदल चुका था। अब एक ही रास्ता था, पाताल नगरी पर हमला करके उसको राक्षसों सहित नष्ट कर देना। लेकिन यह काम आसान नहीं था क्योंकि नगरी भूमिगत थी। बाहर से उस पर हमला कर पाना लगभग असंभव था और अंदर जाने से हम देव भी राक्षस बन सकते थे। हमको कोई दूसरा तरीका सोचना था और वह तरीका सीधा था। अगर हम पाताल नगरी में नहीं जा सकते थे तो हमको उन राक्षसों को बाहर निकालना था। हम अपने हथियारों द्वारा भूकंप लाए, पाताल नगरी को आग से जलाने की कोशिश की, नगरी को धुएं से भरना चाहा। लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ रहे ध्रुव। राक्षस बाहर नहीं निकले। हमने जल द्वारा पाताल नगरी को भरने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास भी विफल रहा। तब एक देव ने एक ऐसे ऊर्जा तीर का आविष्कार किया जिसकी ऊर्जा पानी में घुलकर ऐसे मिश्रण का निर्माण करती थी जो जादुई ऊर्जा को भी खोल सकता था। हमने उस तीर को धरती के गर्भ में छोड़ दिया। तीर की ऊर्जा भूमिगत जल के साथ मिश्रित हुई और तीर द्वारा बनी सुरंग से वह जल ऊपर आकर भूमिगत नगरी को भरने लगा। वह जल जादू को भी खोल रहा था, इसीलिए राक्षसों की सारी जादुई शक्तियां उस पर विफल होती रही और पूरी पाताल नगरी जल मिश्रण से भर गई। पाताल नगरी से बाहर आने की कोशिश करते राक्षसों को देवों ने ढेर कर दिया और जो अंदर रहे वे जल में डूब मरे। विभस्तु की पाताल नगरी का आतंक समाप्त हो गया था। लेकिन 3,500 साल के बाद आज वह आतंक फिर से जाग उठा है ध्रुव। इस राक्षस के शरीर में वही तीर ऊर्जा मौजूद है जिसने जल मिश्रण के जरिए राक्षसी ऊर्जा को सोख लिया था। ओह, यानी यह नदी में इतना नीचे चला गया था कि भूमिगत जल के संपर्क में आ गया होगा। यह वही जल होगा जो पाताल नगरी में भरा गया था। हमको सिर्फ एक ही डर है, विभस्तु का। अगर वह भी किसी प्रकार जिंदा हो उठा तो इस बार वह सावधान होगा। उसको नष्ट करना इतना आसान ना होगा। उसको उठने से पहले ही नष्ट करना होगा। चलो, मुझे नदी में वो स्थान दिखाओ ध्रुव, उसके बाद हम अपनी योजना बनाएंगे।
नागराज भी अनजाने में विवस्तु को उठने से रोकने की कोशिश कर रहा था। हंकारा पानी को बाहर निकालता ही जा रहा है और मैं अपने ही ध्वंसक सर्प से जूझने के चक्कर में उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। इस शरीर के दो सांपों को तो मैं सम्मोहित करने में सफल रहा था, इसको भी अपने सम्मोहन जाल में ही फंसाता हूं। आह आह, ये सम्मोहन तिरंगे, मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा नागराज। खच, कोई फायदा नहीं है ध्वंसक, कभी ना कभी तो तू आंखें खोलेगा ही, तब तू सम्मोहित हो जाएगा। मैं अपनी आंखें ही फोड़ लूंगा नागराज, फिर तू मुझे कैसे सम्मोहित करेगा। तुझे अभी भी अपनी जीभ से महसूस कर सकता हूं, तू बच नहीं सकता। ओह, विस्फुंकार तो मेरे अपने ही सर पर खास असर नहीं करेगी, लेकिन शायद ध्वंसक सर्प अपने ही साथी को नष्ट कर सके। मुझे तो इनके शरीर से विस्फोट करने के लिए और तत्व मिल रहे हैं। उफ, वार उल्टा पड़ गया। ध्वन सम्मोहन वार नहीं कर सकता, ध्वंसक सर्प नहीं छोड़ सकता, फुंकार असर करेगी नहीं, तो फिर कौन सा वार करूं। नागफनी सर्प इसको काट सकते हैं, लेकिन उनको भी अपने पास तक पहुंचने तक नहीं दे रहा। जमीन के नीचे से निकल रहे भूमिगत जल तेजी से चारों तरफ फैल रहा है और ध्वंसक सर्प मुझे इसी जादुई जल में गिराने की कोशिश कर रहा है, ताकि मैं भी इसके जैसा ही बन जाऊं। अगर जल्दी ही ध्वंसक मेरे काबू में नहीं आएगा तो शायद ये अपने इरादे में कामयाब हो जाएगा। ध्वंसक पर काबू पाने के लिए सबसे पहले इसकी विस्फोटक शक्ति का राज जानना पड़ेगा, और यह राज मुझे वे विशेष नागफनी सर्प बता सकते हैं जिनके शरीर से ध्वंसक सर्प पैदा होते हैं। नागराज को जल्दी ही जवाब मिल गया। ओह, ध्वंसक सर्प मुख्यतः ग्लिसरीन के बने होते हैं और वायु के संपर्क में आते ही ये हवा से नाइट्रोजन को सोखकर शक्तिशाली विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन का निर्माण करते हैं। यानी अगर इनके शरीर का संपर्क हवा से काट दिया जाए तो इसकी विस्फोटक शक्ति भी खत्म हो जाएगी। यह काम शायद मेरी विस्फुंकार कर सके। फुंकार ने चारों तरफ से ध्वंसक को घेर लिया, लेकिन उफ, यह तो मेरी घातक फुंकार को शरबत की तरह पी रहा है। अब क्या करूं? हाँ, एक तरीका है, इसको जादुई जल के कारण बने कीचड़ में गिराना होगा। कीचड़ में गिरने से इसके पूरे शरीर से कीचड़ लिपट जाएगा और इसके शरीर का हवा से संपर्क कट जाएगा और ये विस्फोटक हमला करने की स्थिति में नहीं रह पाएगा। धड़ा! अब तू मुझसे बच नहीं सकता हंकारा, पहले तू अपने आप से बच ले नागराज। ओह, अब मैं जादुई जल में नहा गया हूं, अब मैं भी राक्षस बन जाऊंगा। मुझे इस जादुई जल के असर से बचना होगा, लेकिन कैसे? समझा, इस जल का असर अभी मेरी त्वचा तक ही है। इससे पहले कि ये जल मेरे रोम छिद्रों के जरिए मेरे शरीर में घुसे, मैं जादुई जल से भींगी अपनी कैंचुली उतार फेंकूंगा। लेकिन ऐसा करने से मैं कमज़ोर भी हो जाऊंगा। मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं जादुई जल में गिर न जाऊं। अब तू गया नागराज, अब तू मेरे जादुई वार से नहीं बच पाएगा। यह मेरी खाल सिकुड़ रही है, मेरी हड्डियों को दबा रही है। नागराज पर जादू असर करता जा रहा था। ड्रिलिंग मशीन तेजी से पानी निकालती जा रही थी और पाताल नगरी में भरे जल का स्तर घटता जा रहा था। आह, मैं कितने युगों बाद उठा हूँ, पता नहीं। देवों ने मेरी योजना को ध्वस्त कर दिया, लेकिन इस बार विवस्तु उनके जाल में नहीं फंसेगा। पता करता हूँ, कोई देव मेरी नगरी के आसपास तो नहीं है। हैं? एक देव पाताल नगरी की सीमा पर है, उस सीमा पर जिसका पता अब तक देवों को भी नहीं था, लेकिन अब वह सीमा द्वार एक नदी के तल में चला गया है। कमाल है, यदि मुझे सोए कई सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो योजना सदियों पहले बनाई थी वह अब पूरी होगी। सारे देव मरेंगे और शुरुआत इस देव से होगी। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो ध्रुव? यहाँ पानी में न तो उस तीर ऊर्जा का कोई चिन्ह है और न ही जादुई राक्षसी ऊर्जा का। जगह तो यही है धनंजय, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन वह जादुई जल न जाने खिंचकर कहाँ चला गया है। जादुई जल सचमुच खींच रहा है देव, क्योंकि पाताल नगरी के ऊपर उगाए जंगल में एक यंत्र के द्वारा भूमिगत जल को बाहर निकाला जा रहा है। विभस्तु, तू फिर से आजाद हो गया। राक्षस आजाद हो रहे हैं देव, तुम देवों को बंदी बनाने के लिए। अगर विभस्तु जागता नहीं तो देव मौत की नींद सोते कैसे? ले भेज रहा हूं तेरी मौत को।
ओह, हम पर ये कैसी मुसीबत छोड़ दी विभस्तु ने। मैं इसके लिए तैयार होकर नहीं आया था, लेकिन इसको रास्ते से हटाए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते धनंजय। तुम्हारे पास तो देव शक्ति है, नष्ट कर दो इसे। मेरा स्वर्ण पास जिसको जकड़ लेता है वह स्वर्ण पास का गुलाम बन जाता है। शायद इसको भी स्वर्ण पास गुलाम बना सके। हा हा हा, फूंक से बादल को उड़ाना चाहता है, सटपाद को इस मामूली रस्सी से गुलाम बनाएगा तू। ओह, मुझसे स्वर्ण पास छूट गया। देख, षटपाद अभी भी अपनी मर्जी का मालिक है, और मेरी मर्जी तुम दोनों की मौत है। उफ, हमारे शरीर के चारों तरफ का पानी जम रहा है, हम बर्फ में ढकते जा रहे हैं। सिर्फ हमारे सिर बर्फ से बचे हैं। सिर्फ सिर ही क्यों, ताकि ये हमारे सिरों को धड़ से उड़ा सके और हम कुछ ना कर सके। मेरी मस्तिष्क मणि अभी आज़ाद है ध्रुव, उससे हम कुछ देर तक बचते रह सकते हैं। उफ, अब ये मणि को भी जादुई बर्फ से ढक रहा है। हमको आज़ाद होना पड़ेगा ध्रुव। तुम्हारा स्वर्ण पास, तुम उसको विचार तरंगों से भी संचालित कर सकते हो ना? हाँ, कर तो सकता हूँ, लेकिन स्वर्ण पास तो सटपात पर बेअसर है, लेकिन बर्फ पर तो बेअसर नहीं है ना। बर्फ को पास से जकड़ तो कर तोड़ दो। आह, सचमुच इतनी आसानी से बच नहीं सकेगी देव मानव की जोड़ी। पहले मारूंगा देव को, क्योंकि वह मेरा कुछ देर तक प्रतिरोध कर सकता है। फिर मानव को तो मच्छर की तरह मसल दूंगा। आह, इसकी भुजा पर बने छल्ले मेरे कवच को तोड़ रहे हैं। मेरी सारी शक्तियां बेकार साबित हो रही हैं। अब तेरी बारी है मनुष्य, तेरे लिए तो एक ही छल्ला काफ़ी होगा। यह सच कह रहा है। मुझे इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी, लेकिन ऐसा जीव तो देखा ही पहली बार गया है, छिछड़े के अलावा। छिछड़ा, यस, अब मुझे इसकी एक कमजोरी समझ में आ रही है। उम्मीद है कि मेरे मुंह से निकली खास सीटी पानी जैसे सघन माध्यम में भी तेजी से चलकर समुद्र तक जल्दी पहुंचेगी, और मदद जल्दी ही आएगी। मदद आने में देर नहीं लगी। अपनी जादुई शक्तियों की लाख कोशिशों के बावजूद भी सटपाद अपने आप को डॉल्फिन के घातक हमले से बचा नहीं पाया। यह कैसा चमत्कार है ध्रुव? सटपाद डॉल्फिनों से अपनी सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके पास तो जादुई शक्तियां हैं। पाताल नगरी की जादुई शक्तियां कहो धनंजय। जब मैं इससे बचने का उपाय सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि छिछड़ा तो जादुई जल का स्पर्श होते ही राक्षस बन गया था, लेकिन यह पानी तो यहाँ पे सदियों से था। जल में रहने वाले कई जीव जंतु इसके संपर्क में आते रहे होंगे, लेकिन हमको इस नदी में किसी दैत्य मछली के देखे जाने की खबर कभी नहीं मिली। यानी पाताल नगरी का जादू जल जीव जंतुओं पर असर नहीं करता था। शायद इसलिए क्योंकि मानव नगरी को पाताल नगरी को खास तौर से मानवों को राक्षस बनाने के लिए बनाया गया था। कमाल है ध्रुव, अब तक हम समुद्री जीव जंतुओं की मदद से राक्षसों की इस नगरी को नष्ट कर देंगे। यह ख्याल दिमाग में आते ही मैंने अपने मित्र डॉल्फिनों की मदद के लिए बुलाव भेजा, और नतीजा तुम्हारे सामने है। विभस्तु इसकी काट भी ढूंढ लेगा धनंजय। उसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय मंत्रिक जल को बाहर निकलने से रोकना है। हमको तुरंत जंगल के उस स्थान पर पहुंचना चाहिए जहां पर जल को निकाला जा रहा है। मंत्रिक जल को यहां पर निकाला जा रहा था। आह, कुछ ही देर में तेरी टूटी फूटी हड्डियों से भरा तेरे खाल का थैला पानी पर नजर आएगा नागराज। पानी पर तैरती मेरी लाश, ओह, यह तो वही जल है जिसमें जादू को घोलने की शक्ति है। ऐसा हंकारे ने खुद कहा था। यानी यह जल मेरे शरीर पर हुए जादू को भी घोल सकता है। कोशिश करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, वरना मौत तो ऐसे भी निश्चित है, और इस जादुई जल में भीग कर भी। और वाह, जादू सचमुच खत्म हो रहा है। अब इससे पहले कि हंकारा का जादू खत्म हो जाए और जल का जादू दोबारा मुझ पर चढ़ जाए, इस पानी से अलग हो जाना चाहिए। नागराज, तू ठीक हो गया? हाँ, और इसका मतलब कि अब तू बीमार पड़ने वाला है मेरी उस फुंकार को पीकर। तेरी फुंकार के खातों प्रकाह को मैं जान चुका हूँ, इसलिए मैं तब तक अपनी सांसें रोके रखूंगा जब तक मेरा पानी निकालने का कार्य पूरा नहीं हो जाता। अब मैं तेरे वारों से नहीं, बल्कि तू मेरे वारों से बचने की कोशिश करता फिरेगा नागराज। उफ, इसको तो मैं एक घूंसे से बेहोश कर सकता हूँ, लेकिन इसके पास पहुँचूँ कैसे? हर जीवित वस्तु इसका जादुई वार खाकर खतरनाक प्राणी बन जाएगी। इसीलिए न तो मैं अपने सर्पों का वार कर सकता हूँ, और न ही पेड़ पत्तों तक का कवच बनाकर इस तक पहुँच सकता हूँ। फिर क्या करूँ? हाँ, एक तरीका है। एक कवच है जिस पर इसका सारा जादुई वार बेअसर साबित होगा।
तू केचुली पहनकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। इस पर मेरे जादुई वार बेअसर साबित हो रहे हैं। जादुई जल का वार करता हूँ। जादुई जल पर इस पर असर नहीं कर रहा है। पर क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे शरीर से अलग होने के बाद ये केंचुली मृत हो गई है हंकारा। और मृत चीजों को तुम्हारा जादू कोई खतरनाक रूप नहीं दे सकता। उफ, सर घूम गया। अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा है। अब नागराज मुझ पर काबू पा लेगा। एक ही रास्ता है इसको रोकने का। पाताल नगरी में घसीट कर ले जाना होगा इसे। फिर ये राक्षस बनने से बच नहीं पाएगा। तभी धनंजय, यह तो नागराज है और एक राक्षस उसको जमीन के नीचे घसीटना चाहता है, शायद पाताल नगरी में। हम ठीक समय पर पहुंचे हैं ध्रुव। यह हंकारा है, विभस्तु का खास सेवक। हमको नागराज को बचाना होगा। एक रस्सा कस्सी सी शुरू हो गई। एक तरफ स्वर्णपास की जकड़ थी तो दूसरी तरफ जादू की पकड़। और इस दबाव से मेरे मेरे शरीर के दो हिस्से हो रहे हैं। मैं दो भागों में बंट रहा हूँ। ओह, नागराज एक के बजाय दो नागराज में बच गया है। एक नागराज तो तुम्हारे पास में बंधा रह गया है, लेकिन दूसरा पाताल नगरी में खिंच रहा है धनंजय। अब क्या होगा? पाताल नगरी में गया नागराज राक्षसी शक्तियों से युक्त हो जाएगा, तबाही फैलाएगा, विनाश फैलाएगा और बन जाएगा मानवता का दुश्मन नागराज। शीघ्र आ रहा है दो नागराजों और एक ध्रुव से युक्त यह विनाशकारी विशेषांक।